नमस्कार। हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूं। हम कुछ न कुछ आपको देने की कोशिश करते हैं जिससे आपको आपके बैंक के परिचालन में सहूलियत होती है। मैंने ये कहा था कि मैं एक्सपर्ट बैंकर्स को अपने चैनल पे लाऊंगा, उनके व्यूज़ आपके साथ शेयर करने के लिए हम उनसे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ है श्री विवेक जी गलसासी, जो कि रिजर्व बैंक में 38 साल सेवा देने के बाद निवृत्त हुए हैं और आज भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए काम करते हैं। ही हेल्प्स द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलरली। अब 38 साल रिजर्व बैंक में काम करने के बाद एक अलग सा विजन आ जाता है, अलग से व्यूज आ जाते हैं। आज हम उनके साथ डिटेल में एक चीज पे और बात करने वाले हैं। वो बात ऐसी है कि उनके 38 साल के कार्यकाल में कम से कम 20 साल उन्होंने डीआईसीसी में गुजारे हैं। तो ये जो डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस और बैंक जब लिक्विडेट होती है तो वो प्रोसेस कैसा होता है और इसके लिए क्या क्या चल रहा है, क्या एडिशनल घटनाएं हो रही है, all these things we are going to cover. There are a lot of questions I have for him to ask and he has agreed to respond to the best of his abilities. विवेक जी नमस्कार। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो हमेशा मैं आपको पूछता हूँ, शायद ये हमारा दूसरा या तीसरा इंटरव्यू आपके साथ है, कि अभी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थिति है, दी situation of urban cooperative banks currently which we face, what is your view according to the current situation about the future of urban cooperative banks? So सर, अभी जो डेटा पब्लिश हुआ है दिसंबर में ट्रेंड्स एनालिसिस में, उसको देखकर और ओवरऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जो सिचुएशन कंट्री में है, आपको क्या लगता है इनका फ्यूचर क्या है? देखिए, अभी जो 2024 का प्रोग्रेस ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आ गया है, एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक्स का तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस बताया गया है। बैलेंस शीट साइज इज आल्सो इंक्रीज, देन प्रॉफिटेबिलिटी इज आल्सो इंक्रीज, बट some worries also there. If you compare the GNPA percentage with the commercial banks, UCB is having 7.3 average GNPA versus 2.5 of the commercial banks at PSE. Yeah. नेट एनपीए परसेंटेज भी काफी अच्छा है यूसीबी का, लेकिन आरबीआई बोलती है कि देयर इज स्टिल पोटेंशियल टू वर्क बेटर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। और आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूसीबीज का आप जिक्र करेंगे तो हार्डली 28 बैंक्स यू विल फाइंड आरबीआई क्लासिफाइड एज अ वीक बैंक। उसमें एक शेड्यूल बैंक है, एक या दो। अगर सीआरआर का आप बात करेंगे तो only worrisome is only two scheduled banks are not yet reached 12% CRAR, which they are bound to reach by March 2026. Because this is scheduled banks, so they have to try more to reach that goal. दूसरी चीज आप देखते हैं, if you observe that around 90% of the UCBs are having CRAR about 12%. That means situation has improved in respect of urban cooperative banks. If we compare average CRAR of the commercial banks, it is 16.8%. But if you find small UCBs, they are having CRAR about 20%, 24%, 25%. But scheduled banks are having around 12 to 16%. इसका मतलब ये है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो है अभी उनका सीडी रेशो आप देखेंगे तो इट इज जस्ट 62.6%। सीआरआर ज्यादा है, इसका मतलब दे आर नॉट लेंडिंग दैट मच टू दैट एक्सटेंट। पोटेंशियल है, फिर भी लेंड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इफ यू कंपेयर सीडी रेशियो ऑफ दिस कमर्शियल बैंक्स, इट इज क्वाइट हाई, अराउंड 75%, 80%. सम प्राइवेट बैंक्स आर रीचिंग अप टू 85% ऑल्सो। सो दे आर यूटिलाइजिंग देयर रिजर्व्स फॉर लेंडिंग। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में थोड़ा फिर सीडी रेशियो बढ़ाने का तो फिर आरबीआई का भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, इसलिए दे आर वेरी कॉशियस अर्बन कोऑपरेटिव सीडी रेशियो ये सर वो फोकस स्मॉल लोन्स पे करते हैं तो सीडी रेशियो कैसे बढ़ेगा? वही है। और ये जो चीज है कि आरबीआई चाहती है कि हम स्मॉल फाइनेंस जैसा यूसीबीज वर्क करे, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि यूसीबीज डोंट want to turn into small finance banks.
they want to compete with commercial banks, and equally they are if you see the tier 4 banks, they are fighting very nicely with commercial banks and small finance banks also. सर इसमें वही चीज आती है ना कि अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करोगे तो क्रेडिट ग्रोथ में हमें नेचुरल रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें स्मॉल लोन्स 50% बाय मार्च 26 करना है। अगर स्मॉल लोन्स आता है तो वो वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आता है, वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आता है तो सीडी रेशियो पे इम्पैक्ट करता है। तो ये जो स्मॉल लोन का रिस्ट्रिक्शन है, जितनी भी बड़ी बैंक्स है जो कि 20,000 25,000 करोड़ के ऊपर है, उनको भी अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगता है तो आपको नहीं लगता है कि उनकी ग्रोथ भी स्टाइफल हो रही है या फिर उनकी ग्रोथ का गला घोटा जा रहा है? यही तो कर रहा हूँ कि ये जो आरबीआई चाहती है कि दे शुड टर्न इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। जैसा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें उनको ग्रो करने को बोलना चाहिए। अभी आप ट्रेंड में देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ तो काफी ठीक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का। क्रेडिट ग्रोथ एकदम स्टेडी है, एकदम स्टेडी है, इट हैज नॉट फॉलन डाउन। तो वो हिसाब से आप देखेंगे तो फिर सर कुछ साल पहले हम लोग कैमल्स रेटिंग की बात करते थे और वो कैमल्स की रेटिंग के बाद में लगता ऐसा है कि वो कैमल्स का रेटिंग रिजर्व बैंक ने वर्चुअली डाइल्यूट कर दिया और वो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क से माइग्रेट हो गए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। और वहाँ पे उनका जो फोकस है वो एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसे 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा है। उन्होंने ग्रॉस एनपीए का कंसेप्ट भी छोड़ दिया है। दे आर फोकसिंग ऑन नेट एनपीए। वही नेट एनपीए आपके 6% के ऊपर है तो आपको डिविडेंड देने को नहीं देंगे। नाउ विद दिस आपको क्या लगता है कि ये पीसीए इम्प्लीमेंट होना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए फायदेमंद है या नुकसान होगा इसमें? आपको क्या लगता है? अच्छा, पहला मैं आप बता देता हूँ कि ये ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट इज साइलेंट ऑन ग्रेडेशन ऑफ द बैंक्स। अभी वो ग्रेडेशन का कुछ बात नहीं करते हैं और आरबीआई प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ ऑन दी वीक बैंक्स की बात करते हैं। देयर आर सम 28 बैंक्स वीक बैंक्स है, सो यू मे से इट इज ग्रेड 4 बैंक्स। दे आर हैविंग CRR below 9%. That is below that comfort level of Reserve Bank of India. So you can say that these are weak banks only. Instead of gradation internal तो RBI देती है inspection report में सब banks को, but ये पूरा उनको weak bank कहते नहीं है सर। कहते नहीं है, but you can assume ना since their CRR is less than 9%, so we have to assume that they are weak banks. So it is, you know, there is 28 banks, 27 non-scheduled है, एक 1 or 2 I think it is a scheduled banks, उसमें भी थोड़ा weak banks करके बता तो दिया ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स अगर इम्प्रूव नहीं होता है, जैसे कि पीसीए में कहा गया है, ये इम्प्रूव नहीं होता है, ये 28 बैंकों की आप बात कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या भविष्य होगा या आरबीआई इनके लिए क्या करना चाहेगी, क्या करेगी? अभी जो 1 अप्रैल से पीसीए का कंसेप्ट आ रहा है, तो वो हिसाब से आरबीआई तो देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आरबीआई कितनी बड़ी बैंक हुई तो जल्दी एक्शन लेती है। उसमें आप एक बड़े बैंक पे भी उन्होंने बोर्ड सुपरसीड करके एक टीम बनाई प्रोफेशनल की, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं 2-3 बैंक से लिए डेपुटेशन में लगा दिए। अभी स्टेट बैंक जैसे बैंक के भी बड़े रिटायर्ड ऑफिसर उसमें डाल दिए, तो दैट बैंक इज इम्प्रूविंग नाउ। तो ये पीसीए लगाने के पहले ही होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि बैंक को आरबीआई को पता चलता है कि भाई पीसीए में ये पोजीशन आ रही है। सर तो आपको लगता है क्या कि रिजर्व बैंक ऐसी जो फाइनेंशियली वीक बैंक है उनका हैंड होल्डिंग करेगी या उनको इस तरह का हेल्प करेगी इम्प्रूव करने के लिए? श्योर हैंड होल्डिंग तो अभी आरबीआई को ध्यान में आ गई है, और बड़ा शेड्यूल बैंक्स को हैंड होल्डिंग की वजह से किया, लेकिन उसमें थोड़ा हैंड होल्डिंग बाद में हो गया, उनका बोर्ड का सुपरसीड करना पड़ा वो बैंक का। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि विदाउट सुपरसीडिंग बोर्ड आपको कंफर्ट लेवल अगर आरबीआई के कंफर्ट लेवल पे नहीं होता है तो दे शुड फर्स्ट ट्राई टू हैंड होल्ड इटसेल्फ। पहला ही डेपुटेशन में अगर ऑफिसर लगा देते हैं दूसरी बैंक से लेके तो ये फर्क पड़ेगा, और ये पीसीए का भी इम्पोजिशन करना नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें और एक सवाल आता है कि जैसे कि रिजर्व बैंक इस तरह से सपोर्ट करेगी, लेकिन जो फाइनेंशियली इंप्रूव नहीं हो रहे बैंक्स, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, तो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इम्पोज डायरेक्शंस और टेक इट टुवर्ड्स द लिक्विडेशन? ये मूवमेंट होती है हर एक बैंक के लाइफ में, तो ये आरबीआई ये किस तरह से डिसाइड करती है कि भाई इनफ इज इनफ, इनको बंद करवाओ?
RBI, they are giving action plan to the such banks, and mostly their focus is on that top 30 NPA accounts, big. उसमें अगर रिकवरी एवरी मंथ दे हैव टू सबमिट द रिकवरी रिपोर्ट, वो एक साल राह देखते हैं कैसा कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं, उस पर रिकवरी हो रहे हैं या नहीं हो, और साइड बाय साइड उनका डिपॉजिट प्रोफाइल भी देखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि कितना परसेंटेज उनका 5 लाख के नीचे है, वो भी देखते हैं। तो अगर उनको लगता है कि 99% ये सब बिलो 5 लाख है और रिकवरी का कोई चांस ही नहीं है आफ्टर 1 मंथ, और देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मर्जर, क्योंकि उनका नेटवर्थ इतना वीक हो गया है, तो आरबीआई उसमें फिर लाइसेंस कैंसिल करती है। जैसा आपने देखा इन ईयर 2024 बैंक्स का यूसीबीज का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। लेकिन इसे बैंक्स को वो अपॉर्चुनिटी देती है, ये इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम जरूर मिलती है, और उसमें ये भी बोलती है आजकल अभी आरबीआई फोर्सिंग देम टू अमालगमेट और मर्ज विद अदर बैंक्स, उसमें आरबीआई उनको ये बोलती है कि आप आपका नेटवर्क सुधारिए। एक इनफॉर्मल डिस्कशन में आरबीआई बोलती है कि आप देखो आपके जो डिपॉजिटर्स है उनको कॉन्फिडेंस में ले लो और उनका एक सर्टन परसेंटेज इक्विटी में कन्वर्ट करो। अगर इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा नेटवर्थ अबव हो जाता है। अगर वो कंफर्ट लेवल पे आता है तो बड़े बैंक्स उनको लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज आरबीआई मोटो नाउ? अभी आपने देखा कॉस्मोस बैंक और ये जो बड़ा बैंक ने 2-4 बैंक्स को एक्वायर किया है, तभी आप उसका इनफॉर्मली देखेंगे तो नेटवर्थ इंप्रूव हो गया है, बिकॉज देयर डिपॉजिटर्स हैव कन्वर्टेड देयर डिपॉजिट्स इनटू इक्विटी इनटू सर्टेन परसेंटेज लेवल। फिर रिजर्व बैंक को याद आता है, रिजर्व बैंक देखते हैं कि इसमें डिपॉजिटर का कोई भी डिपॉजिट लॉस नहीं हो रहा है, इक्विटी में इसमें एक जो सवाल है शायद मैं पब्लिक फोरम में नहीं पूछ सकूं, ये अपना चैनल प्राइवेट है और ये सवाल अच्छा नहीं है, गंदा सवाल है। सवाल ऐसा है कि छोटी बैंक है और छोटी बैंक का बिजनेस भी छोटा होता है, तो क्या इसमें डायरेक्टर लोग समझो 10 करोड़ का नेटवर्क बनाना है, 10 आदमियों से 1-1 करोड़ लेके वो नेटवर्क बढ़ा दिया, इस तरह का अगर कोई काम चल रहा है तो इसको आरबीआई कैसे देखती है, या ये ठीक है नहीं है, क्या सोचते हैं? नहीं, हो सकता है। अभी देखो जो कम्युनिटी बेस्ड बैंक्स है उनका पोजीशन अगर वीक हो गया हुआ तो आरबीआई तो इनको बोल देती है। एक्चुअली वो बोर्ड में आरबीआई इंस्पेक्टर्स जब भी जाते हैं तभी बोल देते हैं आपका कम्युनिटी बेस्ड बैंक्स है, आपका जो मेंबर्स है उनको बोलिए थोड़ा पैसा लाने के लिए, और थ्रू केवाईसी अगर बराबर केवाईसी करके पैसा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ता है तो कुछ भी इश्यू नहीं है। ये नहीं अभी समझो डायरेक्टर से ये समझो 1-1 करोड़ लेके आते हैं इसमें। ऐसा मैंने देखा है, एक तो मुंबई बेस्ड बैंक भी इसी तरह कम्युनिटी से पैसा लेके नेटवर्क बढ़ा, शेयर कैपिटल कन्वर्ट करके फुल केवाईसी ये करके ऊपर आ गई है, और इट इज स्टिल वर्किंग, so it is allowed. Yes, but provided full KYC is applied. जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शन डालती है 35A के अंदर या IC के अंदर, तो नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस क्या डालती है? वो फाइनेंशियल पोजीशन पे डिपेंड होता है या कुछ और उसमें चीजें होती है? व्हाट आर द नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपोजेस ऑन सच बैंक्स? अभी देखिए उसमें देखते हैं कि वीक बैंक क्यों हो गई है, वेदर इट इज एनपी है और सडन प्रोविजंस है, दूसरी रीजन है, उसके ऊपर ये बेस होता है। अभी आप देखेंगे ये 2-3 बैंक्स को अननेसेसरी, नॉट अननेसेसरी आई एम सेइंग, कि उनको आरबीआई का सर्कुलर के हिसाब से एआरसी में ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा, बैकडेटेड प्रोविजन करना पड़ा, तो उनका प्रॉफिट ही इतना कम हो गया, तो they have actually incurred loss because of this huge provisioning, और आरबीआई बोलते suddenly you have to provide for in that year itself। फिर इसमें अगर कंटिन्यूस 2 years लॉस हो गया तो नेचुरली उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। फिर ये रिस्ट्रिक्शंस क्या बोलेंगे आरबीआई, व्हाट आरबीआई सीज, इनका एनपीए लेंडिंग तो ठीक है, ये प्रोविजंस के एआरसी और एनबीए का प्रोविजन से वैसा हो गया है, तो एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा आ जाता है कि भाई उनका थोड़ा प्रॉफिटेबल इंक्रीज करने के लिए उनका आउटगो जो है डिपॉजिट का आउटगो कम करने के लिए फिर उन लोग बोलते हैं यू शुड नॉट गिव मोर इंटरेस्ट देन व्हाट एसबीआई इज चार्जिंग। सर सो वो हिसाब से उनका डिपॉजिट का आउटगो, इंटरेस्ट का आउटगो थोड़ा कम करना चाहते हैं,
your deposit Sir, rate should be normally- par with स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और थोड़ा उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाते हैं। सर इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है, ऐसी है कि ये रिस्ट्रिक्शन आते हैं, समझो डिपॉजिट की विड्रॉल पर रिस्ट्रिक्शन बैंक आरबीआई लगाती है, तो लगभग 90% बैंक रिस्ट्रिक्शन लगने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कस्टमर्स का फेथ खो देती है, शेयर होल्डर का फेथ खो देती है। तो जो मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने के पहले इनका हैंड होल्डिंग ढंग से किया जाए, क्या उनको वो लॉन्ग रोप दिया जाए, क्योंकि अगर बंदे नालायक नहीं है, बंदे चोर नहीं है, बैंक चलाने वाले लोग सीधे लोग हैं, कहीं गलतियां हो गई है, तो इसमें अगर लॉन्ग रोप देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको लगता है ऐसा कि रिस्ट्रिक्शन सडनली नेगेटिव इम्पैक्ट करती है? इम्पैक्ट एनालिसिस आरबीआई करना चाहिए, और आरबीआई अभी एक टाइम करती है नहीं करती है, पर पहले तो आरबीआई का इम्पैक्ट एनालिसिस रहता था। एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल छोटे बैंक्स हो गए तो इस रिस्ट्रिक्शन से क्या इम्पैक्ट आएगा, एक रिपोर्ट मंगाया जाता था। हाँ, अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है वेदर आरबीआई स्टिल डूइंग दैट, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद, डायरेक्शंस लगाने के बाद भी देयर आर सम एग्जांपल्स which have come out of the directions, because the board is cohesive, integrity of board has improved, और वो हिसाब से पूरा रिकवरी करने का, जोर से रिकवरी करने के बाद they have come out of the direction. There are 2-3 examples also, but 90% if the all India AID लग गया AID कि- लगने के बाद तो निकलना बहुत मुश्किल है। उसमें आरबीआई की होती है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उससे बैंक चलती रहती है, पर जैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगता है, रन लगता है, फिर विड्रॉल का रिस्ट्रिक्शन आता है, देन देयर इज रूमर मॉन्गरिंग, ये सब डिसीजेस जो है, सेक्टर के डिसीजेस, वो सेक्टर को लग जाते हैं। तो इसमें कोई दूसरा ऑप्शन आप सोच सकते हैं क्या? वही बोलता हूँ कि ये डायरेक्शंस लगाने के पहले आरबीआई ने सोचना चाहिए कि थोड़ा उनको बोर्ड्स को सहायता के लिए कमेटी बनाए, एडवाइजरी कमेटी, करेक्ट, वो हिसाब से कुछ उनको इम्प्रूवमेंट है। एटलीस्ट 1 ईयर तो सब एडवाइजरी कमेटी को देना चाहिए, कोई Correct. बैंक का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। करेक्ट, इफ इट इज नॉट स्टिल इम्प्रूविंग, करेक्ट, देन तुम डायरेक्शंस लगाओ, ये भी हो। और साइड बाय साइड बिफोर इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स, मर्जर का कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, अमालगमेशन, as long as net worth is positive, Yes, that is possible. some bank, big bank can still take over. yeah That is the possibility. उसके लिए थोड़ा पर यो proactive role है आरबीआई, they are lagging in that proactive role. What RBI says, that is up to the cooperative bank to take a decision to merge with that bank, or whether any other big bank is coming out to help them. So that bank's board should be proactive, not RBI. So that is not wrong. RBI should guide them by, there are so many banks, big banks, they are willing to take some small banks. You approach them. सर, इसमें अभी जो बीआर एक्ट अमेंड हो गया, सेक्शन 45 जो उसमें आया है, उसमें वो कहते हैं कि जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में भी उसका रेफरेंस उन्हें दिया है कि हम लोग पीसीए लगाने के बाद में या तो आपको अमालगमेशन के लिए लेके जाएंगे या फिर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी रिकंस्ट्रक्शन करना है, वर्चुअली हैंड होल्डिंग करना, उनको टेक्निकल सपोर्ट देना, नॉलेज सपोर्ट देना, जिसकी वजह से बैंक को लिक्विडेशन का रास्ता नहीं नापे। तो ये अगर एग्रेसिवली रिजर्व बैंक करती है तो शायद एआईडी लगने के बाद जो होने वाले प्रॉब्लम से उसको टाला जा सकता है। ये पीएमसी बैंक का तो दिस इज द एग्जांपल, सिंस पीएमसी वाज सच ए बिग बैंक, गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, और आरबीआई और गवर्नमेंट ने दोनों मिला के एक स्कीम निकाला सब रिकंस्ट्रक्शन का। उसमें डिपॉजिटर्स का 1 पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। ओनली डिपॉजिटर्स पेमेंट हैज बीन डिलेड अप टू 10 years. Okay. So there is no deposit loss as far as the depositors are concerned, but the payment has been delayed up to 10 years. But that is the only example happened now. And since that PMC was a big bank, it has happened. In the same way, they should ask other banks also Right. to take initiative. Right. सर, अभी 2-3 साल पहले डीआईसीसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, उसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ कि आपको इंडिविजुअली 5 लाख तक कवर मिलता है। हम ये देख रहे हैं कि जब भी लिक्विडेशन में जाते हैं कि डीआईसीसी का एक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग 98% डिपॉजिटर्स को पैसा मिल जाता है। तो ये क्या प्रोविजंस है और इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है सेक्टर पे? व्हाट आर द की प्रोविजंस which are in the interest of the sector or depositors interest, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करना चाहती है? आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट
all depositors, and that's why they have increased the insurance cover from 1 lakh to 5 lakhs in February 2020. उसमें small depositors have benefited to a big extent, and generally 97% of the small depositors up to those who are having 5 lakhs have been benefited. If you see the 2024 DICGC report, 97.8% of the eligible accounts are covered under DICC cover. That means up to 5 lakhs, there are 97.8% of the eligible depositor accounts. But if you see the value of deposits covered, amount of deposits covered, it is hardly 41.7% as per this 2024 annual report of the DICGC. Okay. So for that also 2% of the depositors which still there, 60%. whose money is still lying with this direction of banks, they are suffering. Though their numbers are small, they are having a huge tax. I think some banks, they are having some 50 lakhs, 70 lakhs into these banks. And they are as good as इनको पैसा कब मिलता है या कब मिलने के चांसेस होते हैं? पैसा मिलने का चांस रहता है. That depends upon the liquidator and how long he will take to liquidate the assets, which are means that real assets. ब्रांच का जो own premises है, वो ऑक्शन करके जो पैसा मिलता है, उसके ऊपर ही वो डिपेंड रहता है. और it takes 5 to 7 years, sometimes 10 years सर, to recover money. इसमें ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि समझो एक पीरियड पकड़ ले कि भाई 2 क्वार्टर का पीरियड है, 2 क्वार्टर में कितना पैसा एसेट में बेच के आया, वो प्रोरेटा बेसिस पे इन डिपॉजिटर्स को अगर देना चालू कर देंगे तो वो भी कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा. नहीं, that is correct. But first what DICC wants, whatever they have paid for 5 lakhs rupees, that quantum should be repaid first to DICGC. Then the balance जब भी आएगा तुम्हारा एसेट्स बेच के उसमें से पैसा प्रोरेटा चला जाएगा. उसमें क्या होता है कि DICGC अभी टाइम देती है. सेक्शन 51 जो अमेंड किया है अभी DICGC का एक्ट में, उसमें उन्होंने एक लीवे दिया है कि भाई 5 इयर्स तक हम लोग करते थे. जो पैसा DICGC ने दिया है डिपोजिटर्स को, वो बैंक्स को बोलेगा आप वापस करो विद इन 5 इयर्स. लेकिन उसमें वो उन्होंने एक कंडीशन डाला है DICGC ने कि एट देयर डिस्क्रिप्शन दैट पीरियड में वेरी, सो इट में वेरी 5 to 7 or 8 years. लेकिन वो कंडीशन देख के मर्जर के लिए बैंक आ सकती है. दूसरा कि दे आर हैविंग सम 10 years पीरियड अगर मिलेगा DICGC का पैसा वापस देने के लिए तो सर ये इसी में जो बैंक को डिपॉजिटर्स का पैसा DICGC से लेके दे चुका है वो भी मर्ज हो सकती है. इसका मतलब ये यस. तो देयर इज नो, अब DICGC ने पैसा दिया मतलब जब तक DICGC का फुल पैसा नहीं मिलता है तब तक वो बैंक के उधर वो लायबिलिटी करके ही बताने वाली है. अच्छा. और दूसरा चीज अभी है, देयर इज ए मूव. आपने देखा होगा कि RBI का डिप्यूटी डायरेक्टर ने भी एक इंटरेस्ट बताया था कि जो सीनियर सिटीजन्स है एटलीस्ट उनका भी पैसा पूरा प्रोटेक्ट होना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड साइन एंड इट इज कमिंग फ्रॉम RBI इटसेल्फ. लेकिन इसके लिए वो एक्ट अमेंड करना पड़ेगा. इसके लिए थोड़ा ये करना पड़ेगा. और ये फाइनेंस मिनिस्टर तक भी लेटर गया है, सब इंस्टीट्यूशन से भी गया हुआ है. तो उसमें जो डिपॉजिटर्स का, अगर मेरे ख्याल से, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन उसमें जो डिपॉजिट इंश्योरेंस का D1 फॉर्म जो रहता है एसेसेबल डिपॉजिट्स जो रिटर्न DICGC को सबमिट करते हैं, उसमें थोड़ा अमेंड कर सकते हैं कि सीनियर सिटीजन का डिपॉजिटर्स का अकाउंट्स का पैसा अलग तरह से और बाकी का एलिजिबल डिपॉजिट्स. अभी इसमें ये जो तो ये अगर करेंगे तो एटलीस्ट DICGC को पता चलेगा भाई ये सीनियर डिपॉजिट्स का कितना पैसा हो सकता है फुल एसेसिबल डिपॉजिट्स में. अगर इंश्योरेंस प्रीमियम भी उस तरह से वेरी करेगा, 12 पैसा इंश्योरेंस प्रीमियम है, 12 पैसा अभी, तो उसमें से भी 2 पैसे सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को निकाल के प्रीमियम भी वैसा ही करना है, 10 पैसा अदर डिपॉजिट्स को. ऐसे तरह का रिटर्न अगर मॉडिफाई करेगा, अगर गवर्नमेंट कर सकती है, तो ये 2 पैसे से भी सीनियर सिटीजन्स का पैसा फुल मिल सकता है. ऐसा मैं समझता हूँ. आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन उसमें कुछ अमेंड करना पड़ेगा या करना पड़ेगा, बात अलग है. लेकिन इस तरह से सोच सकते हैं. सर और एक चीज हमें लगती है कि ये जो ये 2% जिनको पैसा नहीं मिलता है उनको
काफी समय तक रुकना पड़ेगा। Yes, लेकिन पैसा आएगा, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी इसमें ये जो बैंक लिक्विड होता है, इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको तो कोई आशा नहीं होती उनका इक्विटी वापस आने की। yeah, that is the last resort. Shareholders का जो है, it is as good as zero value. It is the last resort. जब भी full recovery होएगा, उसमें से कुछ बच जाएगा, तो ही शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। उनको भूलना ही है। हाँ, यस यस, उनको भूल ही जाना है। तो उनका अभी इसमें जब ये एआईडी लगता है तो कई बार ऐसे लगता है कि ये बैंक जो होती है जिनको एआईडी लगाए या जो लिक्विडेशन के पाथ पे चल चुकी है, इन बैंकों के पास बहुत सारे लॉकर्स होते हैं। तो ये जो लॉकर होल्डर्स है उनके ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है ना, वो जाके अपना सामान निकाल सकते हैं। यस, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, नो, सो इट डजंट हैपन, मीन उनको कुछ हार्म नहीं पड़ेगा। तो जब तक बैंक चालू है, इवन दो इट इज अंडर डायरेक्शंस, दे कैन यूज द लॉकर। लेकिन लॉकर रेंट इसलिए सबको बैंक्स वही बता देती है कि जब भी डायरेक्शन लग जाएगी तो आप लॉकर भी इधर से निकाल डालो। फिर रेंट का सवाल आता है, चार्ज करने का सवाल आता है, उसमें लिक्विडेटर का भी रिस्ट्रिक्शंस आएगा, कुछ भी आएगा। सो इट इज बेटर फॉर द इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स टू टेक बैक देयर आर्टिकल्स फ्रॉम द लॉकर, वो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं आएगा डायरेक्शन से, ये बात सही है। अच्छा, अभी जेन्युइनली बैंक डिफिकल्टी में आ गई है और फिर वो लिक्विडेशन पे जा रही है, कहीं फ्रॉड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन देयर आर बैंक्स वेयर द डायरेक्टर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट कमिट सर्टेन सीरियस और ग्रेव एरर्स। और ये लिक्विडेशन की प्रोसेस होने के बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने बैंक डुबाया, जो डायरेक्टर्स हैं या जो की मैनेजमेंट पर्सनल है, इनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? इनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होता है तो वो कौन लेता है फिर? इसमें थोड़ा पहला तो ड्यूअल कंट्रोल था, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेशल ऑडिट करके वो हिसाब से उनके ऊपर चार्ज लगते थे। और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टर विंग जो है उसको इन्वॉल्व करती थी स्टेट गवर्नमेंट, मोस्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना लायबिलिटी से छूट नहीं पा सकते, उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस हो सकती है और पैसा भी निकल जाता है। जैसा आपने पीएमसी बैंक का भी देखा, बहुत उधर से गया। अभी रिसेंटली एक बैंक का तो कोर्ट ने भी बोला जो जो ईडी ने एनफोर्स किया है पैसा सब वापस डिपॉजिटर्स को दे दो। जैसा है मेरे ख्याल से पेन अर्बन बैंक का, आई डोंट रिमेम्बर नेम, बट पेन बैंक का इतने बरस केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने और ईडी ने खुद बोला कि हम वो बैंक का लिक्विडेटर्स को देने के लिए तैयार है ताकि वो डिपॉजिटर को पैसा मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिमिनलिटी, उसमें कितना है और वेदर इट इज अ बिजनेस की वजह से उनका फेलियर हो गया है या कुछ घोटाला करके किया है, दैट डिपेंड्स। और मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट भी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए एक्शंस लेने के लिए। सर, आप जानते होंगे, आपने आरबीआई में इतने साल काम किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले 30 सालों से एक डायरेक्शन देती है कि भाई कौन से मैटर्स आपको बोर्ड में डिस्कस करना है। एसेट है, लायबिलिटी है, सीडी रेशियो है, ऐसे देयर आर सम 30-40 आइटम्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इन एवरी बोर्ड मीटिंग वंस इन अ मंथ। क्वार्टरली क्या सबमिट करना है, हाफ ईयरली क्या सब, वो पूरी लिस्ट में एक सब्जेक्ट मिसिंग है। वो मिसिंग ऐसा है कि द एक्शंस टेकन बाय द बोर्ड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। Now, I do not know whether the boards of the bank discuss the depositors' interest in their board, or should RBI insist something like this, whereunder they will be responsible कि भाई ये जो depositors का interest है ये protect करना हमारा पहला काम है। तो इसमें कुछ RBI direction क्यों नहीं दे रही है? नहीं, see, calendar of reviews में everything is there, that is bound to be discussed in the board meeting। लेकिन आपने जिस बात की जिक्र किया उसके लिए तो आरबीआई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देती है। जब भी उसका सीआरआर 9% से नीचे आना चालू हो जाता है तभी आरबीआई उनके पीछे लगती है कि अभी आप अगर तुरंत एक्शन नहीं लेंगे रिकवरीज और इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो देयर इज अ चांसेस आप फर्दर मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट योर बैंक। और इन केस यू विल लूज योर रेपुटेशन, क्रेडिटेबिलिटी, बोर्ड्स को भी बता देते हैं कि इज इट बेटर एट दिस स्टेज ओनली यू फोकस ऑन योर 30 बिग एनपीएस अकाउंट एंड स्टार्ट रिकवरिंग। ओके सर, ये जो आपने बहुत सारी चीजें अच्छी बताई जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनके फायदे के लिए पक्का उसका उपयोग होगा, उसका इस्तेमाल होगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन।
And one of the areas is that if my bank is facing certain difficulties on these 3 or 4 areas, और मैं सैप में हूँ या फिर मैं पीसीए में चला जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, तो इन बैंकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? What advice you will give to these banks which are bordering on to some kind of difficulties in the regulatory guidelines? इसमें तो बोर्ड को ही सोचना पड़ेगा. एवरी मंथ दे आर हैविंग मीटिंग. उनका लिक्विडिटी पोजीशन भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी उनका एनपीए हो या नहीं हो तो देखते हैं. इफ देर इज ए केसेस ऑफ एवरी क्वार्टरली रिव्यू में एनपीए का पोजीशन अगर नीचे जा रहा है, अगर तुम्हारा डाउटफुल एसेट्स में प्रोविजन बढ़ रहा है, तो बोर्ड हैज टू थिंक. और दूसरी जगह अभी लेटेस्ट आप देखेंगे तो कमर्शियल बैंक को भी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में एक नया आरबीआई सोच रही है. अभी डिजिटल बैंकिंग इतना फास्ट हो गया है, ऑनलाइन बैंकिंग में लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ब्रांच स्ट्रेट अवे डिपॉजिट्स बनाते हैं. अभी आरबीआई बोलती है कि ये तो थोड़ा इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में, war like situations, natural calamity, there will be a heavy run on the banks to withdraw digitally, technically. तो आरबीआई बोलती है उसके लिए आप एक सेपरेट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो थोड़ा होना चाहिए. ये तो कोऑपरेटिव बैंक को नहीं है सर. हाँ, तो ये कमर्शियल बैंक्स को है. तो वैसा ही डिजिटल बैंकिंग अगर बिग टायर 4 बैंक्स कर रही है तो उनको भी सोचना चाहिए ये हमारे पास भी आना है. तो जो जो कहना है बैंक्स को, अभी यूसीबी को यही कहना है कि आप कमर्शियल बैंक्स का भी सर्कुलर देखो, उनके लिए आरबीआई क्या कर रही है. आज ना कल 6 महीने के बाद वो उनके ऊपर भी आने वाला है. ओके, तो दैट वे यू हैव टू डिसाइड. ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया. धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.